हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि हमारी चलाई जा रही थी इकोनॉमिक्स सीरीज एनसीईआरटी सार संग्रह की। एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश बर्नवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उनकी ये बुक हम लोगों ने इसे मास्टर वीडियो के तौर पे करना शुरू किया था। उन्हीं में से आज ये वीडियो होगी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की। हमने इससे पहले कल के वीडियो में इसके पार्ट वन को जाना था। आज ये हमारा पार्ट टू होगी और शायद लास्ट भी। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह से हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट, मॉडर्न, एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जाना है। साथ ही साइंस का 3 सेगमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंडियन ज्योग्राफी को भी हम लोगों ने जाना है। वही हम लोगों ने साथ में कंप्लीट कर रखा है इंडियन पॉलिटी को। जो लोग ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं वह एक बार जाकर के प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह बनाया हुआ है। वहाँ से आप लोग इससे पहले के सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे। यह जो वीडियो है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके 66 बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस और एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और वहाँ दिए गए लिंक से टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आपके लिए डेली क्यूज कराई जाती है और वहाँ डायरेक्ट पीडीएफ भी दी जाती है। वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ और क्यूज डेली करेंगे। चलिए शुरू करेंगे हम लोग कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, बता दूं, अक्सर क्या होती है इसमें जो है कुछ टर्म जो है गलत दी गई है बुक में, तो वह जहाँ पर हमें तुरंत क्विकली रिएक्शन आता है उसे तो मैं कंप्लीट करा देता हूँ, सुधार देता हूँ। पर कभी कभी या तो वह छूट जाती है या स्लिप ऑफ टंग के कारण वह गलत बोला जाता है। तो जिन्हें भी लगे कि वो गलत है तो आप हमें उसको कमेंट कर देंगे। उस कमेंट को मैं पिन कर दिया करूँगा, जिससे कि सभी को परेशानी ना हो। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट को भी आप लोग एक बार ज़रूर चेक किया करेंगे डेली। कोई जो छूटे हुए रहेंगे उसे वहाँ पर पिन किया हुआ कमेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। आज का चैप्टर है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर। इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे वह हमने जाना है। बात करें अगर टैक्स की, तो टैक्स वैसी अनिवार्य अंशदान है जो कि जिसे सरकार सभी के समान हितों के लिए व्यय करती है। टैक्स जो है वह किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य नेसेसरी अंशदान है। अगर यहाँ पॉइंट की बात करें तो नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे कर कहा जाता है। कर यानी कि टैक्स। बात करें अगला पॉइंट, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? भारत में इनकम टैक्स सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को लगाई गई थी। आगे पॉइंट है, इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। आगे, सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? सरकार की 3 सबसे बड़ी स्रोत है वस्तु एवं सेवा कर। यह जो है वस्तु एवं सेवा कर वर्तमान जो 2017 में आई थी जीएसटी, उसकी है 23%, निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स 19% तथा इनकम टैक्स 16%। 3 सबसे बड़ी स्रोत में जीएसटी, निगम कर और आयकर शामिल है। आगे बात करें तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आगे, कृषि आय कर सबसे पहले कहां और कब लगाया गया था? कृषि आय जो है सबसे पहले बिहार में 1938 में लगाई गई थी। वही अगर वैट की बात करें यानी वैल्यू एडेड टैक्स, तो यह सबसे पहले हरियाणा में लगाया गया था।
आगे, शराब पर उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। आगे, संशोधित मूल्य वर्धित कर रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है उत्पाद कर से। आगे, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होती है उसे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी कराघात कहा जाता है। आगे, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट के नाम से जाना जाता है लागू करने वाला राज्य कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में आई थी और सबसे पहले लगाया गया था हरियाणा में। आगे, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश किया गया है वर्ष 1996-97 में। अगर बात करें फ्रेंड्स वैट की, तो वैट जो है सबसे लास्ट में लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे लास्ट में और सबसे पहले हरियाणा में। आगे पॉइंट है, सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट से भी छूट दे दी गई है। यानी कि जो आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन वाली जो कंपनी होती है उसे सितंबर 2019 से उसके निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स की आधार दर जो रेट थी, बेस रेट, उसे 30% से घटाकर 22% कर दी गई है। आगे, 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 20 के दौरान कितने प्रतिशत की सामान्य जीडीपी समृद्धि दर का अनुमान लगाया है? समान जीडीपी समृद्धि दर 2015 से 20 में 13.5%। आगे, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग जो है यह अर्ध न्यायिक संस्था है। आगे, कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? कृषि जोत कर की सुझाव दी थी सबसे पहले के.एन. राज समिति ने 1972 ईस्वी में। आगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ग्रेच्युटी भुगतान जो होती है अधिकतम 10 लाख रुपये। आगे, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? आयकर की शुरुआत भारत में जेम्स विल्सन ने किया था 1860 ईस्वी को। आगे, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? वस्तुओं की जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य की वृद्धि नहीं करता है वह कहलाती है इनकम टैक्स। आगे, निगम कर किस पर लगाया जाता है? निगम कर जो है वह घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाई जाती है। आगे पॉइंट, अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। यानी कि अक्टूबर 2019 एक बेस टाइम रखा गया है, अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2023 इस बीच में कोई भी कंपनी स्थापित होती है और अपना उत्पादन शुरू करता है, इसका जो निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स है वह अब 15% लगाई गई है। आगे, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? यह लगाए जाने वाले कर है सीमा कर, कस्टम ड्यूटी, जो कि आयात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगाई जाती है। आगे, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? धारा 88 के अंतर्गत जो कर छूट है वह केलकर समिति ने। आगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के वित्त का प्रमुख कौन होता है? यह होता है शेष उपकर। आगे, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर
उपकर कहलाता है। यानी बेस टैक्स पर जो अन्य कर लगाया जाता है उसे उपकर कहा जाता है। आगे सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो है बीमा शुल्क, ये सभी यह अप्रत्यक्ष कर के रूप में आती है। अगर बात कर ले इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर की, तो वैसा कर जिसका करापात एवं कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी कि अगर इसे समझने की कोशिश करें तो जिन टैक्स के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। बात कर ले अगर अप्रत्यक्ष टैक्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग लगाई जाती है। सेंटर की और स्टेट की बात करें, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर में इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, उसमें शामिल है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय व्यापार कर और केंद्रीय बिक्री कर। यह जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो उसमें है शिक्षा उपकर, परिवहन कर, वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, विज्ञापन पर कर, स्टैंप एवं पंजीयन शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, सट्टेबाजी, वाहनों पर कर, चुंगी कर, विद्युत पर कर, शुल्क और मनोरंजन शुल्क। ये सभी जो है यह राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग बनाए गए हैं डॉक्टर N.K. सिंह को। आगे व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जो कि समाज के लिए हानिकारक होता है उस पर लगाया जाने वाला कर कहलाती है सीन कर। आगे पॉइंट, स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा संग्रहण एवं विनियोजन राज्य सरकार करती है। जो स्टाम्प शुल्क होती है उसे लगाने का कार्य केंद्र सरकार करती है और वसूलने का कार्य राज्य सरकार का होता है। आगे जब आय में वृद्धि के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। आगे पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? सेवा कर सर्विस टैक्स जो है यह शुरू की गई थी 1994-95 में। आगे वर्ष 2020 से 21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान है कुल 7%। आगे कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? यानी टैक्स के ऊपर टैक्स यह कहलाती है सरचार्ज यानी कि अधिभार। आगे 14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? वितरण योग्य संसाधन में राज्यों का हिस्सा है कुल 42%। आगे आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? सरकार द्वारा की जा सकती है कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। जिस प्रकार अगर अभी देखें पूर्ण रूप से तो आर्थिक मंदी नहीं है, पर कोरोना काल में जो आर्थिक मंदी जो आई है उसमें सरकार क्या कर सकती है? कर दर में कटौती करती है और सरकारी व्यय को बढ़ा सकती है। आगे मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? अंतिम राज्य है वैट को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश, जबकि पहला था हरियाणा। आगे भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? भारत का जो उपभोग वैट मॉडल है यानी कंजम्पशन वैट मॉडल जिसे जीएसटी लागू की गई है वह है कनाडा के आधार पर, जबकि सबसे पहले जो जीएसटी लागू की गई थी वह था फ्रांस जो कि 1954 में लगाई गई थी। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर बात करें कि मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है तो है कनाडा, और सबसे पहले कहाँ लगाई गई जीएसटी तो वह है फ्रांस 1954 में। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? जीएसटी परिषद का गठन यह की गई है अनुच्छेद 279 ए में।
अगर बात कर लें हम जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, तो यह 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई और यह अब तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं एवं सेवा के ऊपर लगेगा। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। आगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू है? यह है 1 जुलाई 2017 से। आगे, वर्ष 2020 से 21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी, लगभग 23%। आगे पॉइंट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें राज्य नामित करता है के सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। आगे, काले धन को सफेद या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। आगे, वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया है? 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर टैक्स रोक लगाने के लिए लगाई गई है एंजेल टैक्स। आगे, कौन सा निगम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? यह करता है गार, जो कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के नाम से जानी जाती है। आगे, लैफर वक्र, लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? लैफर वक्र का संबंध है कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य के संबंध को दर्शाती है लैफर वक्र। आगे, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, वह प्रगतिशील कर होती है। अगर बात कर ले हम प्रत्यक्ष कर की, तो वैसा कर जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और जो करदाता होता है यानी कर देने वाला, इसके भार को दूसरे पर नहीं टाल सकते। अगर बात कर ले प्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टैक्स की, सेंट्रल की और स्टेट की, तो अगर सेंट्रल की बात करें, इनमें शामिल होता है आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ब्याज कर, लाभांश, उपहार, अस्थि कर, लाभांश वितरण प्रणाली, प्रतिभूति, व्यापार कर, यह सभी है केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स। वही अगर बात कर लें राज्य सरकार के डायरेक्ट टैक्स की, तो उनमें शामिल है भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, होटल प्राप्तियों पर कर, अचल संपत्तियों पर कर, रोजगार पर कर और पथ कर। ये सभी राज्य सरकार की डायरेक्ट टैक्स है। आगे, अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? अप्रत्यक्ष कर जो है वह प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील। आगे, भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति के अनुशंसा पर लागू की गई है? यानी वैट जो है यह लगाई गई है असीम दास गुप्ता समिति के अनुशंसा पर। आगे, विवाद से विश्वास योजना किस से संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान करने से। आगे, भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आर.जे. चेलैया हैं। आर.जे. चेलैया के अध्यक्षता में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनाया गया था। आगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी का गठन कब किया गया? सीबीडीटी का गठन वर्ष 1963 में की गई है। आगे, इष्टतम करारोपण ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने। आगे, अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अनुत्पादक कर कहा जाता है अप्रत्यक्ष करों को। आगे, वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है एफ वॉन सिमेंसन ने वर्ष 1918 में। आगे, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है?
यह है प्रगतिशील करारोपण का। आय के साथ अगर वृद्धि दर में भी वृद्धि हो उसे प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। आगे, समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? यह है उपकर एवं अधिभार। आगे, भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? यह है प्रोफेसर केल्डर ने संपदा, संपत्ति और उपहार कर लगाने का सुझाव दिया। आगे, केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। आगे, मोडवैट तथा सेनवैट किससे संबंधित है? मोडवैट और सेनवैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। आगे, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? राज्य स्तर पर वैट जो है वह बिक्री कर के स्थान पर लागू हुई थी, सेल्स टैक्स पर। आगे, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रीज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए हैं? बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन और फ्रीज बेनिफिट टैक्स यह 2005-06 में लगाई गई। आगे, करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? पैन के स्थान पर टीन का प्रारंभ करने का सुझाव जे चलैया समिति ने दिया था। आगे, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को पाइगोबियन टैक्स कहा जाता है। यानी कि सकारात्मक गतिविधि के साथ नकारात्मक प्रभाव हो उसे पाइगोबियन टैक्स कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा बजट एवं राजकोषीय नीति, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहेंगे। आगे यहाँ पॉइंट है, बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के आय व व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अगर बात कर ले बजट की, तो बजट जो है, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला और यह जो है एक फ्रेंच शब्द बुजेट से ली गई है। बुजेट से ली गई ही यह शब्द है बजट। और इसे सर्वप्रथम इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे सर रॉबर्ट वालपोल, उन्होंने अपनी दस्तावेज को चमड़े के एक बैग में पैक करके रखा था, इसलिए लोगों ने उसे बजट नाम दिया। अब आगे, बजट किस प्रकार का लेख पत्र है, इंस्ट्रूमेंट है? तो यह है सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र। आगे, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है जेम्स विल्सन को। वही अगर बात करें तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जाता है वायसराय कैनिंग को। कैनिंग के ही कार्यकारिणी परिषद में पहली बार बजट शब्द का प्रयोग जो बजट था उसे पेश करने की बात की गई थी। जब 1859 ईस्वी में कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य बना था, उसमें थे सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन के वित्त सदस्य के रूप में ही किया गया था और इन्होंने जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था और इसलिए जो है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। आगे, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत की गई 18 फरवरी 1860 को। यहाँ पर यह 18 फरवरी नहीं 7 अप्रैल होगी, 7 अप्रैल 1860। आगे, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारता प्रदान करता है? सार्वजनिक बजट बनाने के अधिकार अनुच्छेद 112 में शामिल है। आगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो था वह 26 नवंबर
1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह बजट जो था लगभग 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए 7.5 महीने के लिए ही पेश की गई थी। आगे भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? भारत में जो बजट है यह प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत की जाती है। आगे भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। आगे हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? वह है ब्याज भुगतान। आगे भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट का राजस्व अनुमान जो है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। आगे भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने 1962-63 में पेश की थी। आगे भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? यह 2017-18 की बजट में की गई थी। आगे भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को। आगे शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए फॉयर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट यानी कि 1979 में भी अपनाया गया और भारत इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 में आम बजट में लागू किया। यानी कि शून्य बजट की शुरुआत पीटर ए फॉयर द्वारा अमेरिका में की गई और भारत में राजीव गांधी द्वारा 1987-88 में। आगे रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? रेल बजट को आम बजट के साथ यह की गई थी विवेक देवराय समिति की। अगर बात कर लें तो 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को समान बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। आगे भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई। आगे परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इकोनॉमिक सर्वे तैयार करता है वित्त मंत्री। आगे सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। आगे भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? यह करती है वित्त मंत्रालय। आगे राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या है? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। आगे भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होती है राजकोषीय घाटे का। आगे वर्ष 1920-30 की बृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1920-30 की बृहद मंदी के बाद। आगे भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बीपी सिंह द्वारा। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में शुरू की गई। आगे केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? यह की जाती है घरेलू उधार पर। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में। आगे यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा?
ब्याज भुगतान को अगर सम्मिलित की जाती है तो वह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाती है। अगर बात कर ले हम राजकोषीय घाटे की, फिस्कल डिफिक्ट की, तो जब सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो यानी निगेटिव हो तो वह राजकोषीय घाटा होता है। यानी कि सरकार की जो कुल प्राप्ति होती है यानी कि राजस्व एवं पूंजी प्राप्ति और कुल व्यय यानी कि कुल खर्च जिनमें शामिल है राजस्व और पूंजी व्यय का संतुलन दोनों अगर बराबर ना हो तो वह फिस्कल डिफिक्ट कहलाती है। यानी कि सरकार द्वारा किया गया खर्च उसके आय के साधन से अधिक कहलाती है राजकोषीय घाटा। आगे ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? कहलाती है राजस्व व्यय। आगे राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। आगे केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? बजट घाटों का घटता क्रम राजकोषीय घाटा, आगम घाटा एवं प्रारंभिक घाटा है। आगे निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्विक योजना का उद्देश्य है उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। आगे राजकोषीय घाटे में से व्यय भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? राजकोषीय घाटा से अगर ब्याज घाटा भुगतान को घटाई जाती है तब कहलाती है प्राथमिक घाटा। आगे किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रेवेन्यू डिफिक्ट, राजस्व घाटा। आगे राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? अगर पूंजी परिसंपत्ति को अनुदान यानी ग्रांट को घटा दिया जाए तब प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होती है। आगे प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति द्वारा। आगे पॉइंट है संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यानी कि अगर संसद में जो बजट प्रस्तुत की जाती है उसमें मांग की राशि है उसे घटाकर 1 रुपया कर दी जाती है तब उसे पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है। आगे भारत में परिणामोन्मुख बजट आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट प्रस्तुत की गई 2005 में। आगे वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहते हैं? 1973-74 में पेश की गई बजट ब्लैक बजट के नाम से जानी जाती है। आगे शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे सूर्यास्त बजट यानी सनसेट बजट के नाम से जानी जाती है जो कि राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? यह है 5 लाख रुपया। आगे वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? यानी नए कर को लगाने के लिए और पुराने जो कर थे उसके ढांचा में सुधार या की जाती है प्रस्ताव वित्त विधेयक द्वारा। आगे विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? यह कुल 15%। आगे किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? बजटीय व्यवहार से उत्पन्न अगर राजकोषीय घाटा की पूर्ति के लिए आंतरिक और बाहरी स्रोत से प्राप्त जो ऋण होती है वह सार्वजनिक ऋण कहलाती है। आगे केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? 2021 की जो बजट है वह है ईज ऑफ लिविंग, जीवन को सरल बनाने पर। आगे बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014 से 19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर डीडीटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी 2020-21 की बजट में लाभांश वितरण कर को पूरी तरह अब समाप्त कर दी गई है। आगे बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थाओं को विकास का लक्ष्य रखा गया है? इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कुल 5। आगे बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कुल 69,000 करोड़। आगे राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? राजकोषीय नीति की शुरुआत की गई थी वर्ष 1936 में। आगे वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश कितना है? 3.37 लाख करोड़। आगे जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है उसे क्या कहते हैं? यानी सरकारी खर्च जो है उसमें वृद्धि हो जाए और उसके कारण जो निजी व्यय है और निवेश में कमी की जाए उसे कहा जाता है क्राउडिंग आउट प्रभाव। आगे किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वह है वर्ष 2011-12 के बजट में। आगे राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की। आगे राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? यह है बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आगे आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? आर्थिक मंदी के दौरान कर में वृद्धि करके राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। आगे वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया? वह है 3.5%, 3.5%। आगे भारत में बजट घटाने को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? ट्रेजरी बिल प्रणाली समाप्त की गई 31 मार्च 1997 को। आगे जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय गणतंत्र का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मथाई द्वारा। अब आगे अगला चैप्टर है हमारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। पॉइंट है कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी है। और कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन भी कहलाती है, जहाँ की जनसंख्या का लगभग 49% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वही भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो था वह 2004 में सोमपाल की अध्यक्षता में की गई थी। आगे भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखी गई है? यह है राज्य सूची जो कि 7वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है नागालैंड में। आगे कृषि मूल आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? कृषि मूल आयोग प्रोफेसर ML दंतवाला। आगे कृषि मूल आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? कृषि मूल आयोग का नाम बदल दिया गया और कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया वर्ष 1985 में। आगे कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। आगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? कुल 20 जोन। आगे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है 17.4%। आगे भारत में कृषि साख एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वह है वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
आगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? यह की जाती है वर्ष में 2 बार। आगे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय विपणन सहकारिता में नेफेड। आगे भारत में कृषि श्रम शक्ति के प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। आगे पॉइंट बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लगभग लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। आगे पॉइंट राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप सम्मिलित है। आगे राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यह की गई वर्ष 2008 में। आगे 1 से 0 सेक्टर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोत, यानी कि 0 से 1 हेक्टेयर, यहाँ पर गलत लिखा है, 0 से 1 हेक्टेयर के से कम कृषि भूमि कहलाती है सीमांत जोत। आगे गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आगे पॉइंट भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणन संपन्न कराई जाती है। आगे मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई? कर्नाटक द्वारा। आगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय में कुल विनियोजित परिवार का प्रतिशत 57.8%। आगे राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? वह है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा। आगे भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना पर निर्णय लिया है? वह है चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। आगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2007-8 में। आगे कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 26 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। आगे यूएनडीपी ने प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। आगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। आगे सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य यानी कि प्रोक्यूरमेंट प्राइस पर। आगे है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आगे पॉइंट प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को जाती है। आगे दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा। आगे भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? यह है 14.01 करोड़ हेक्टेयर। आगे है भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? एवरेज क्रॉप डेंसिटी 139%। आगे भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2022 तक। आगे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। आगे भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया?
वर्ष 2011-12 में। आगे, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। यानी भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादन का मुख्य कारण है वह है जनसंख्या का ज़्यादा होना, प्रच्छन्न बेरोजगारी और भूजोत का छोटा आकार। आगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है मैसूर में। आगे पॉइंट, कृषि उत्पाद में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी की प्रगति का उदाहरण है। आगे, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। आगे, कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितने प्रतिशत है? वह है 40%। आगे, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क स्थित कहाँ है? यह है गेतलसूद रांची में। गेतलसूद रांची में एशिया का पहला मेगा फूड पार्क। अब यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में प्रमुख कृषि संस्थान और वह कहाँ स्थित है उसके स्थान, एक एक करके जानेंगे। पहला है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गर्म संस्थान रांची। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई। अगला चैप्टर है अपना उद्योग क्षेत्र यानी इंडस्ट्री सेक्टर। बात करें इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित तो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। आगे, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? वह है कृषि क्षेत्र का। आगे, ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी गई है? सूचना प्रौद्योगिकी को। आगे, भारत में किन 8 उद्योगों के मूल उद्योग का दर्जा दिया गया है यानी कोर इंडस्ट्री? वह है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत सीमेंट तथा तैयार इस्पात। आगे, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? यह है विद्युत उत्पादन का। आगे पॉइंट है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। आगे, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? यह संबंधित है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। आगे, औद्योगिक की नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कुल 6 उद्योग आते हैं, जिनमें शामिल है कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण। आगे है बजट 2020-21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर कितनी राशि का आवंटन किया है? यह है 27,300 करोड़।
आगे, भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? स्मॉल स्केल में यह है हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री। आगे, कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। आगे, निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र को स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण। आगे पॉइंट, भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। आगे, वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। आगे, बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई है। आगे, कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर। आगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। आगे पॉइंट है, आधार क्षय एवं लाभ हस्तांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन यानी टैक्स इवेशन पर प्रतिबंध लगाना है। आगे, उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? यह है अबीद हुसैन समिति ने। आगे, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मिल निर्मित कपड़े के लिए गुजरात। आगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? मुद्रा योजना का उद्देश्य लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। मुद्रा का पूरा नाम होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। आगे, भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? यह है उद्योग अधिनियम 1951। आगे, उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे यहाँ पर दी गई है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। यह जो है सभी स्वतंत्रता पूर्व यानी 1947 से पहले की है। पहला है कुल्टी में पश्चिम बंगाल 1870 में स्थापित। दूसरा है साकची जो कि झारखंड में है, 907 में स्थापना की गई उसकी। तीसरा है हीरापुर जिसकी स्थापना 1908 में पश्चिम बंगाल में की गई। चौथा है भद्रावती जिसकी स्थापना 1823 ईस्वी में कर्नाटक में हुई थी। और पांचवा है बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित जिसकी स्थापना 1937 में हुई। आगे, भारत वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। आगे, भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? महारत्न योजना दिसंबर 2009 से। आगे, भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। आगे, भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? बेंगलुरु को। आगे, राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया जाता है? इसका गठन उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। आगे, वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की घोषणा की गई थी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में। आगे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2006 में। आगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनाई गई भारत में। आगे पॉइंट है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ की 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। आगे, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण की जाती है। आगे, भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? वह है कपड़ा उद्योग। आगे, भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे रोजगार के अवसर वृद्धि होते हैं। आगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? 2011-12। आगे, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। आगे, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? SBS राघवन द्वारा। आगे,
भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? वर्ष 1991 में। आगे, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? मासिक आधार पर। आगे, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करने वाले कुटीर उद्योग कहलाती है। आगे, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आर्थर सी क्लार्क को। सूचना क्रांति का जनक आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है। आगे, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। आगे, असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे अर्जुन सेन गुप्ता। आगे, सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से। आगे, भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास की सहायता दी है? राज्य वित्त निगम जो है यह मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग को विकास की सहायता प्रदान की है। आगे, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? यह है भारत पर्यटन विकास निगम पर, ITDC। आगे, नायक समिति किससे संबंधित है? नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। आगे, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। आगे, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति ने। आगे, किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट आरंभ हुई 1991-92 में। आगे, HAL यानी कि हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? वायुयानों के उत्पादन से। आगे है यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र। अगर बात करें इसमें तो राउरकेला जो कि ओडिशा में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में हुई जर्मनी की सहायता से। दूसरा है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, 1955 में स्थापित हुई पूर्व सोवियत संघ की अध्यक्षता में यानी कि सहयोग से। तीसरा है दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1955-56 में हुई थी। 1955-56 में दुर्गापुर की स्थापना हुई थी ब्रिटेन की सहायता से। और चौथा है बोकारो जो कि झारखंड में है, यह 1964 में स्थापित हुई पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से। जिसमें बात करें तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच में की गई और बोकारो जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1951 में सिंदरी बिहार में की गई थी। पहला उर्वरक कारखाना जो था 1951 में बिहार सिंदरी में की गई थी। अगला चैप्टर है हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बात करेंगे हम लोग गरीबी एवं बेरोजगारी की। अगर बात करें हम गरीबी की तो गरीबी का अर्थ वह स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की उपलब्धता नहीं हो पाते हैं, वह गरीबी के कारण होती है और वह गरीबी कहलाती है। बात करें यहाँ से पॉइंट की तो आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, गरीबी कहलाती है, पॉवर्टी कहलाती है। आगे, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। आगे, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। आगे, दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? दांडेकर रथ फार्मूला संबंधित है गरीबी रेखा के निर्धारण से। आगे, आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। आगे, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? लॉरेंज वक्र को विकसित किया था मैक्स ओ लॉरेंज 1905 में तथा गिनी गुणांक को विकसित किया था 1912 में कोरेडो गिनी ने। और ये सबका संबंध है गरीबी से। आगे है वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? लकड़ावाला समिति का गठन भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। आगे है निर्धनता का दुष्चक्र यानी विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्कसे ने द्वारा दी गई थी। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत रेगनर नर्कसे द्वारा दिया गया।
आगे है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? यह परिवार को। आगे है भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? वह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जिसे मल्टी मेडिसिनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यूएनडीपी के अनुसार जो है गरीबी जो है एक बहुआयाम वाली होती है और बहुआयाम इसके द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें शामिल की जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से संबंधित कुल 10 मानक। आगे भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। आगे भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? वह है स्ट्रक्चरल। आगे है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित की गई थी वर्ष 1975 में। आगे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू की गई थी वर्ष 1952 में। आगे अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? भारत का इथियोपिया कहे जाने वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। और अगर विश्व में अगर सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार कोई देश है तो वह है इथियोपिया। आगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। आगे तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से और इसने आकलन किया है 37.2%। आगे गरीबी क्षमताओं का अभाव है यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। आगे भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। यानी भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी है उसका अनुमान जारी करता है NSSO। आगे विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। आगे निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1982 ईस्वी में। आगे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवेश करते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा 50% से अधिक निर्धन वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा में। आगे भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सामुदायिक विकास के निर्माता सुरेंद्र कुमार डे जो कि भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। आगे है ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ट्राइसेम का संबंध है ग्रामीण विकास से। अब यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में गरीबी के आकलन से संबंधित समितियाँ। उसमें है डॉक्टर बाई के अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। यह जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित होती है? भौतिक गुणवत्ता आधारित है शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। आगे स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.50%। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? वह है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में। आगे है एड्रागोगी किससे संबंधित है? एड्रागोगी का संबंध है एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा से। आगे
प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। आगे, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001 में। आगे है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। आगे है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे, UIDAI यानी कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? वह है थेम्बली, महाराष्ट्र में। आगे, आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। आगे पॉइंट है, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा PURA को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरिया पूरा को प्रारंभ किए थे APJ अब्दुल कलाम। आगे, भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? वर्ष 2022 तक। आगे है, मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। आगे है पॉइंट, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? वर्ष 2015 तक। आगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। आगे है, भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार वह है केरल में। केरल जो है सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी है। आगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। आगे, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत गरीबी रेखा में से नीचे के परिवार को रोजगार दिलाना। आगे है, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। आगे, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। आगे, हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। आगे है, सरकारी स्तर पर परिवार योजना कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। आगे यहाँ पॉइंट है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। प्राथमिक क्षेत्र में है 46.1%, द्वितीय क्षेत्र में 21.8% और तृतीय क्षेत्र में 32.1%। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, तब द्वितीय, तब जाके तृतीय क्षेत्र में। आगे है, यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। यानी डेली का 8 घंटा वर्क करे और 273 दिनों तक साल के 365 में 273 तक काम करे दिन तक, तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। अब आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहेंगे। बात करें तो ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? IMF और विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई। आगे, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर। आगे है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। आगे पॉइंट, वर्तमान में विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या 89 है। नौरू इसका 189वां देश है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई है? वह है हैरी डी वाइट USA को। IMF की जो स्थापना है
उसका प्रारूप हैरी डी वाइट ने तैयार किया था। आगे IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? 14वीं सामान्य समीक्षा में भारत का स्थान 8वां। आगे विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध करवाती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। आगे वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? वह है अमेरिका 17.46%, जापान 6.48% और चीन 6.41% के साथ। आगे भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? राज्यों की अवस्थापना सुधारने के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण और अनुदान ली जाती है। आगे किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक वह कहलाती है IDA। आगे विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक द्वारा। आगे है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि IMF द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आगे विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। आगे है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP $डॉलर में 725 या उससे कम है। यानी कि निम्न आय अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसकी GNP $डॉलर में 725 या उससे कम है। आगे रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। आगे है व्यापार सुगमता का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। आगे कौन सी संख्या विश्व के निर्धनता राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है? यहाँ पर संख्या नहीं संस्था है। कौन सी संस्था गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है? वह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? IMF का सदस्य बना भारत 1945 में। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? यह है 2.76% अंशदान और मताधिकार 2.64%। आगे भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? वह है निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का। आगे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। आगे पॉइंट वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में से सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव व ईरान है। आगे विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। आगे विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। वह है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA।
आगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। आगे है यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? इसका कार्य है यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 193। आगे भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? यह कही गई है यूएनडीपी ने। आगे है यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के कारण नोबेल शांति से सम्मानित किया गया है 2012 में। आगे गैट का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में की गई। आगे विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई? WTO जो है यह गैट के स्थान पर आया है और गैट के उरुग्वे चक्र की वार्ता में गैट के स्थान पर अब WTO काम करती है। आगे वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो अजेवेडो। आगे है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? वर्ष 1995 में। आगे अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ WTO द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी से है। यानी कि अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध है आर्थिक सहायता से, जो कि दिया जाता है व्यापार संघ द्वारा, WTO द्वारा। आगे बेनेलेक्स बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। आगे विश्व व्यापार संगठन में दोहा चक्र के मुख्य विषय किससे संबंधित है? कृषि से। आगे विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या सम्मिलित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। आगे विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से। आगे है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 को। एससीओ की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को। आगे एससीओ संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब दिया गया? 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। आगे सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक जो है वह ब्रिक्स बनकर उभरा था, BRICS। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? रूस की। आगे है न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? KB कामत। आगे ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। आगे न्यू विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में। आगे है विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लॉस श्वाब। आगे है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। आगे है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। इसके अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार है कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतन जिसे GI टैग कहा जाता है, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। इसमें अगर बात करें पेटेंट की, तो पेटेंट वह होती है जो किसी वस्तु को कोई खास व्यक्ति या कंपनी द्वारा बनाई जाती है, तो उसके द्वारा पेटेंट तैयार कराया जाता है। आगे ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ लिन द्वारा किया गया था। आगे अब यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
सभी का संगठन दिया गया है, स्थापना वर्ष, मुख्यालय और सदस्यों की संख्या। एक एक करके समझेंगे, जिनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF की स्थापना हुई 1945 में। IMF की स्थापना जो था यह की गई थी 1945 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1945 को, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में और वर्तमान सदस्य कुल 189। अगला है विश्व बैंक। विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1944-45 के, सॉरी यहाँ पर 45 ही होगा, 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोनों का किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन DC, सदस्य संख्या 189। अगला है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय जेनेवा का, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की संख्या 164। अगला है अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र यह हुई थी स्थापना इसकी 1964 में। मुख्यालय है जेनेवा और इसकी सदस्य संख्या कुल 195। अगला है एशियाई विकास बैंक, ADB। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में मनीला, फिलीपींस में। इसकी मुख्यालय है, सदस्य देशों की संख्या 68। अगला है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। आसियान की स्थापना हुई 1967 में। इसका मुख्यालय जकार्ता और इसमें शामिल देश है कुल 10: इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। आगे है नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है ओटावा और मैक्सिको सिटी, वाशिंगटन DC। इसके कुल देशों की संख्या है 3 सदस्य देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला है एपेक। एपेक की स्थापना 1989 में। मुख्यालय सिंगापुर, सदस्य देश 21। एपेक ने सन 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा किया है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होगा 2020 तक। आगे अगला है यूरोपियन संघ, EU की स्थापना हुई थी 1958 में और यह EEC का परिवर्तित रूप है। बात करें तो इसकी मुख्यालय ब्रुसेल्स में, सदस्य देश कुल 28। आगे है मार्कोसुर। मार्कोसुर की स्थापना 1995 में। मुख्यालय मोंटेविडियो, कुल देश सदस्य 4: ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। यह दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है मार्कोसुर। आगे है ओपेक। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना 1960 में और यह इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 12 है, जिसमें शामिल है ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी व गैबोन। इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन यह कुल 12 सदस्य देश है। ओपेक की बात करें तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में स्थापना की गई थी, जबकि मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और इसमें अभी वर्तमान में कुल 14 सदस्य, यहाँ पर गलत दे रखा है, कुल 14 सदस्य देश है। सॉरी, यहाँ पर माफ करेंगे, शुरू में 14 थी और वर्तमान में 12। सही है, एक मिनट। ओपेक में जो है 12 सदस्य देश वर्तमान में है, 14 जो थी वह शुरू में थी। अब 2 लोग, गैबोन 1994 में और इंडोनेशिया 2008 में अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। अगला है दक्षेक्स यानी कि सार्क। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में काठमांडू में। सार्क की अगर बात करें, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। वही सार्क की जो स्थापना है वह की गई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 को, और सार्क का पहला शिखर सम्मेलन
1985 में ढाका में किया गया था। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। यह 1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का परिवर्तित रूप है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य कुल 36। आगे है एसएम। एसएम की स्थापना 1996 में हुई और इसका सदस्य 53 है। अगला है एशियाई क्लियरिंग यूनियन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई और मुख्यालय तेहरान में। कुल देश 9। एशियाई क्लियरिंग यूनियन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान, मालदीव और म्यांमार शामिल है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में की गई थी। बात करें तो इसमें कुल 193 देश है। 193वां देश है दक्षिणी सूडान। आगे है G7। G7 की बात करें तो इसमें ग्रुप 7 इसका पूरा नाम होता है। स्थापना हुई थी 1975 में और यह 7 देशों की समूह है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। आगे है G15 ग्रुप 15, जिसकी स्थापना 1989 में की गई और इसमें कुल 17 विकासशील देशों का संगठन है। आगे है G20। G20 ग्रुप 20, जिसकी स्थापना 1999 में की गई और इसमें कुल 19 औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्था तथा यूरोपीय संघ का समूह है। यहाँ पर जो G20 है इसमें कुल 20 देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर 19 वैसे देश है जो कि उभरती अर्थव्यवस्था है और एक यूरोपीय संघ का समूह है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है वैश्विक रिपोर्ट या सूचकांक 2019-20 की दृष्टि में। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे वैश्विक रिपोर्ट और शीर्ष स्थान, साथ ही निम्नतम स्थान और भारत का स्थान। इसे एक बार पीडीएफ पे आप लोग को दिया जाएगा। पीडीएफ में एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। बात करें, पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019। इसके अनुसार यह जारीकर्ता वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा। इसके शीर्ष देश है 2019-20 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नीचे से 5 देश है यमन, बुरुंडी, नाइजर, टोगो और गिनी, जिसमें भारत का स्थान है 52वां मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। इसे जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। जारी की गई 20 मार्च 2020 को। टॉप 5 है फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे। टॉप टू बॉटम है अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, रवांडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत का स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2019, जो कि वर्ष 2018 के लिए शामिल किया गया है और इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 14 सितंबर 2018 को। इसकी शीर्षक थी 21वीं सदी में मानव विकास में असमानता, इनइक्वलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21वीं सेंचुरी। टॉप 5 है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और हांगकांग। टॉप बॉटम में टॉप है नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, दक्षिणी सूडान और बुरुंडी। भारत का स्थान मानव विकास में 129। आगे समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट 2018। इसे जारी किया विश्व आर्थिक मंच द्वारा 22 जनवरी 2018 को। इसमें विकसित देशों में प्रथम नॉर्वे, विकासशील देशों में प्रथम लिथुआनिया और नीचे से लेसोथो और 74 नंबर पे मोजाम्बिक, मोरक्को, कंबोडिया और केनिया। विकासशील देशों की सूची में भारत 62वें स्थान पर। अगला है 5वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2020। इससे जारी करता वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। जारी की गई 5 फरवरी 2020 को। टॉप में है 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीचे से है सबसे नीचे 53 नंबर पर वेनेजुएला, अल्जीरिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और कुवैत। इस तरह से टॉप 5। भारत 40वां स्थान पर 2019 में था, 36वें स्थान पर। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इसे जारी करता है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। 24 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। विषय था 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार विनिमय की तुलना। टॉप 5 है न्यूजीलैंड, सिंगापुर,
हांगकांग, डेनमार्क और दक्षिण कोरिया। और टॉप नीचे से है सोमालिया, एरिट्रिया, वेनेजुएला, यमन और लीबिया। भारत का स्थान 63वां। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। टॉप 5 में आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और डेनमार्क। और टॉप नीचे से अफगानिस्तान, सीरिया, दक्षिणी सूडान, इराक और यमन। भारत का स्थान पीस में 141वां। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसे जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 9 अक्टूबर 2019 को। टॉप में है सिंगापुर, अमेरिका, हांगकांग, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। नीचे से है टॉप 5 चाड, यमन, कांगो, हैती और मोजाम्बिक। भारत का स्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 68वां। अब आगे चैप्टर है हमारा विविध यानी कि मिसलेनियस पार्ट। हम लोग इकोनॉमिक्स के लास्ट भाग में आ गए हैं। आप लोग इससे पहले कि आगे जाएं शेयर जरूर कर देंगे लोगों तक और वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए बात करें अगर पहला पॉइंट, तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी होगी? 0। आगे है दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? दीपक पारेख समिति का संबंध है अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। आगे पॉइंट है ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है। आगे FRBM विधेयक के अनुसार तक कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को वर्ष 2020 से 21 तक कितने प्रतिशत कर पर लाना है? 12.7% पर। कर सकल घरेलू उत्पाद में 2020 से 21 तक 12.7% पर। आगे व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1958 में। आगे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र कुमार सीकरी। आगे एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? CSO। आगे गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? गाडगिल मुखर्जी सूत्र जनसंख्या को। आगे है वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन और शिशु मृत्यु दर। आगे है रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। आगे व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमल जालान। आगे राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन का संबंध है खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। आगे पॉइंट है भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। आगे पॉइंट इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। आगे मार्केस संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से। आगे नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? नेट मीटरिंग का संबंध है परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से। आगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। आगे है सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? सेमफेक्स योजना राजस्थान वित्त निगम द्वारा। आगे है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिडल ने। आगे है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत यानी ट्रस्ट प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया था? न्यायशीलता सिद्धांत या ट्रस्ट प्रिंसिपल महात्मा गांधी ने। आगे किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। आगे है चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया है? ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। आगे है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। आगे आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? स्फीति के साथ। आगे है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास। आगे राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में। आगे पॉइंट है
वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था और दिया गया था 1969 में। आगे है पॉइंट, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों यानी शैडो प्राइस की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। छाया कीमत की अवधारणा जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया और इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। आगे, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आगे है, फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र कब कहाँ प्रारंभ किया गया? पानीपत, हरियाणा में 2011 में। आगे, भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। आगे है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से। आगे, भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया गया? यह 1972 में। आगे, सार्वजनिक निजी साझेदारी ट्रिपल-पी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई? गुजरात में। आगे, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया? आवासीय कीमत का सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ की गई वर्ष 2007 में। आगे, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003 में। आगे, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। आगे, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? एयर इंडिया के नाम से। आगे, अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? सेमी फ्यूडल यानी अर्ध सामंतवादी। आगे, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्सन। आगे, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। आगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? त्रैमासिक समीक्षा यानी क्वार्टरली रिव्यू की बात विजय केलकर समिति ने की थी मार्च 2004 में। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया? ऑपरेशन ट्विस्ट 23 दिसंबर 2019 को। आगे, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे है, अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन हैं? जे.एम. किन्स। आगे है, दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। आगे, द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृत किया गया। आगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल और यह पुस्तक आई थी 1980 में। आगे, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1776 में, जिन्हें कि फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। आगे है, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर। आगे है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। आगे, आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर तथा क्लार्क। आगे, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति जब किसी फर्म को हानि हो रही हो। आगे है, बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। आगे है, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक दी गए हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि, यह है विदेशी मुद्रा भंडार के घटक। आगे, विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया। यानी कि अर्थव्यवस्था पर जो जलवायु का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में शोध 2018 में पॉल रोमर और नॉर्डहाउस द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमारा कंप्लीट हो गया इकोनॉमी।
जो कि हमारी NCERT द्वारा चलाई जा रही थी। NCERT सार संग्रह से हमारी जो इकोनॉमिक का चल रहा था पार्ट 2 वीडियो, और यह लास्ट भी हो गया। अब इसके आगे आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए यह हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।